नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का जो सेट है वो डेली बेस पे चलाया जा रहा है। उसमें आपको क्या है कि 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो आपका बिहार एसआई पीटी का है। रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का जो 600 MCQs है वो भी आपका डेली बेस पे चल ही रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर भी 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों के लिए नया चैनल बनाया गया है YT स्टूडेंट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाइए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। एक फास्ट रिवीजन है, एक आपको एक्सप्लेन करके दिया जा रहा है। ठीक है, जाइए चेक कीजिए और उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए इस सेट को शुरू करते हैं। क्या है पहला प्रश्न, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थैलोफाइटा हो जाएगा। देखिए, लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन में कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल चोट से उत्पादित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपन के द्वारा। देखिए, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनली को श्वास नली से जोड़ता है उसे हम कंठ या फिर स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z बराबर 14 डैश और के बीच में रहता है। तो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है केला का कौन सा भाग खाने का योग्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य फल भित्ति, यानी देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगर बात करें सेब, तो सेब पुष्पासन वाला भाग होता है। टमाटर फल भित्ति एवं बीजांडसान। नारियल भ्रूणपोष हो जाएगा। और उसके बाद आपका अनानास देखा जाए तो परिदल पुंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव्य बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड हो जाएगा। देखिए, कार्बन सार्वभौमिक तत्व है, आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हृदय मांसपेशियां डैश होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। हृदय मोटा पेशीय और रुधिर को शरीर में प्रभावित करने वाला अंग है। मनुष्य का हृदय एक मांसल शक्वाकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाक्षीय शोषण हो जाएगा। देखिए, अनाक्षीय शोषण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अनाक्षीय शोषण में ग्लूकोज का जो आंशिक होता है वो ऑक्सीजन के कारण होता है एवं पाइरूवेट, एथेनॉल या फिर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कपिल देव। स्टेट फॉर्म हॉट पुस्तक के लेखक भी कपिल देव ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि हवा के दबाव को आप क्या कहते हैं? हवा के दबाव को आप क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखते हैं। एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात देखा जाए तो वेनेजुएला हो जाएगा, यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात को कैरी नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है, तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, यानी कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 1529 में लड़ा गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। ये किसके बीच में हुआ था? तो घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी के भाई थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है। उनमें से एक चीन और दूसरा देश कौन सा है?
तो देखा जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा मंगोलिया। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल देखा जाए तो 10,40,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि डैश स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, यानी CaO हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट करिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का विद्युत विन्यास 285 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करके बताइए। तो देखा जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा 15। देखिए, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 15.999 है, यानी 15.999। आगे देखते हैं। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो देखा जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अंडज हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। देखिए, पक्षी वर्ग अंडज होते हैं। पक्षी वर्ग में बाह्य अंडवाहिनी ज़्यादा विकसित होती है। अगला प्रश्न है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी स्कूली लड़का। आप सभी लोग याद रखिएगा। जे.बी. लामार्क ने उपर्जित लक्षणों का वंशगति सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है, यानी ऊतक ग्रंथियों किसका निर्माण करता है? तो देखा जाए तो आपका वाहिनी हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। तरल ऊतक को संविनी ऊतक भी कहते हैं। संयोजी ऊतक तंतुवत, ठोस, जेली की तरह तरल, संघन या फिर कठोर अवस्था में रह जाता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है कि बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा, तो ये आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, पाकिस्तान। अगर बात करें हम नाथुला दर्रा, तो भारत और चीन के बीच में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और बात करेंगे दीफू दर्रा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अवरूप नहीं है? आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोयला। देखिए, कार्बन के 4 क्रिस्टलीय अपरूपता है, हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन और ग्रिफिन हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी ढीले आबंधित डैश होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं उसे हम धातु कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी धातु तत्व बाईं ओर तथा मध्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुकुरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट करिएगा। बात करेंगे भीमा परियोजना कहाँ पर है, कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र में है। और बात करेंगे पानामा प्रोजेक्ट, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 N है, इसका द्रव्यमान क्या है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 किलो। आगे देखते हैं। डैश एक सतही परिघटना है किसका? तो देखा जाए तो किसका हो जाएगा? तो वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पौधे के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव्य बन जाती है? तो राइट आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा, यानी गलनांक। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव्य में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो देखा जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पौधों में भोजन। क्या हो जाएगा? पौधों में भोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग क्या होता है? तब इसका रंग देखा जाए तो बी हो जाएगा, यानी बैगनी हो जाता है। लिटमस पेपर रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है।
अम्ल, भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनता है। आगे देखते हैं। अगला है 28 नंबर, डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सभी लोग याद रखिएगा कि सोडियम धातु बेंजीन तथा ईंथर में विलय होता है। आगे देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल से आरोग्य राजीव संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथलेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आरोग्य राजीव पुरुषों के 2018 एशियाई खेलों में मिश्रित और 4x400 मीटर रिले में जो आपका रजत पदक है वो जीते थे। ठीक है, यानी देखा जाए तो 1600 मीटर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासन बना था, यानी कौन से उम्र की आयु में? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 13 वर्ष की आयु में। हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से लड़खड़ाता हुआ गिर जाने के कारण हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किसमें? तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में। क्या हो जाएगा? विपरीत दिशाओं में। समझिएगा थोड़ा सा कि जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी द्रव्य वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण ही होती है। इस बल को हम उत्क्षेप बल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, मीरा कुमार। क्या हो जाएगा? मीरा कुमार आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर कौन थी? तो सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन एक ही संसदीय क्षेत्र से एक ही पार्टी के टिकट पर लगातार 8 बार जीतने वाली प्रथम सांसद थी, इंदौर से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर, डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? सभी को पता होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। यह एक उजला चूर्ण है जो जल में बहुत कम घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है कि एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली या फिर जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पैक्टिन हो जाएगा। देखिए, वैसा कोलाइड जिनमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिप्रेक्षित हो तो उनमें प्रवाहता होती है वो नहीं होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो देखा जाए तो तापमान, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी में। देखिए, महावीर का जन्म महावीर का वो जो जन्म देखा जाए तो कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म को कलिंग का महान शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 1940-45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? तो 1940 में। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये देखा जाए कहाँ पर हुआ था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखा जाए तो कलकत्ता हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा।
कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। कब? तो 1906 में। आगे देखते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो सभी को पता होगा, सरदार भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि डैश ईस्वी में लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 हो जाएगा। प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, जो नदिया जिला में अवस्थित है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला के बीच ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है किसको? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री को कहा जाता है, यानी सी उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, जिसमें पेशवा सबसे महत्वपूर्ण होते थे। अगला प्रश्न है कि 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? यानी परमाणु बम। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेकर 7 दिसंबर 1941 को हिंद महासागर में अवस्थित अमेरिका के डियो गार्सिया द्वीप पर्ल हार्बर को ध्वस्त कर दिया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। देखिए, डलहौजी ने प्राचीन काल से भारत में गोद लेने की प्रथा जो चल रही थी उसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो ये लड़ाई देखा जाए तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आंसर आपका ए हो जाएगा। ये कब लड़ाई हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर। कहता है कि प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसकी या फिर किसका राजदरबारी कवि था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमादित्य पश्चिम हो जाएगा। चालुक्य वंश के विक्रमादित्य चतुर्थ महानतम शासक थे। अगला है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर ने 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के स्मारक के रूप में माना जाता है। ठीक है, अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर ठठ को पराजित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना देखा जाए तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 48 का। ये कब किया गया था? तो देखा जाए तो 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका सचिवालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन आयोग देखा जाए तो 1928 में भारत आया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट से शीशा बनता है, ग्रेनाइट से नीस बनता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो YT स्टूडेंट चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है हमेशा लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।